So, this is our first class. So, this is basically a introductory class, okay? तो आप लोग ज़्यादा चाप मत लीजिए. Still students are joining. Just a minute. Okay. So, I'm Rishika. आप लोगों की बायोलॉजी टीचर. आई गेस आप सब क्या बोलते हैं, क्लास 12th में हैं या फिर जस्ट सीनियर बैच, राइट? तो आप सब आईटीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. लास्ट ईयर हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया था एंड इट वेंट एक्चुअली वेरी गुड. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है एंड दे आर गोइंग थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस. So first, let me tell you about myself. I have done my graduation from RI Bhubaneswar, integrated BSc B.Ed course with zoology honors, and recently I'm pursuing my MSc degree from Guru Ghasidas University. Okay. Okay. तो हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं about the exam pattern and what we are going to study during this course. Okay. क्योंकि पढ़ने से पहले हम लोग का ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसका देन विल टॉक अबाउट द पैटर्न कि किस पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे. तो बेसिकली ये आईटीपी एग्ज़ाम जो है ये आप लोगों का इंटीग्रेटेड टीचर कोर्स के लिए किया जाता है, इन विच यू विल do your bachelor's of education along with your bachelor's of science. और आप लोग तो सब साइंस के स्टूडेंट है, सो बैचलर ऑफ साइंस विद बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका एक साथ हो जाएगा 4 साल में. तो इसका बेसिकली जो पैटर्न होता है इसमें आप लोगों का आई गेस 4 ये यूनिट रहेगा. आई जस्ट प्रेजेंट अ पीपीटी टू यू. जस्ट अ मिनट. आप लोग बताइएगा विजिबल है कि नहीं. ओके. इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Okay. So the PPT is visible to everyone? Okay. Yes, ma'am. Okay. So इसमें मैंने एक्चुअली इसका सेक्शंस मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे. यहाँ पे हम लोग जो आपका आईटीपी एग्जाम होगा, स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. ओके. तो यहाँ पे आप लोगों का जो आईटीपी एग्जाम होगा उसमें हम लोगों का बेसिकली आप लोगों का 4 सेक्शन जो है उसमें होगा. सबसे पहला सेक्शन जो है दैट इज योर लैंग्वेज सेक्शन. ओके. उसमें 2 लैंग्वेजेस रहेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लाइक अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. लाइक हिंदी, इंग्लिश. अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंग्लिश, हिंदी वैसे. So that would be like 20 questions from each language. Then you will have the domain specific section. What is the domain specific section? इस section में आप लोगों का जो specific domains है, like आपके केस में हो जाएगा physics, chemistry and biology. तो ये जो 3 domains है इससे आप लोगों को questions रहेंगे. ठीक है. और each domain will have 25 questions. Then we'll have then they have the general test जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड देन टीचिंग एप्टीट्यूड विच विल हैव 20 क्वेश्चंस. तो हमारे डीसीएस लर्निंग के थ्रू आप लोगों को सारे जो डोमेन सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे सेक्शंस जो है उसके जितने भी आप लोगों को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी गाइडेंस है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा. तो आई एम अलॉटेड विद द बायोलॉजी डोमेन. तो अब हम उसकी बातें करते हैं. तो बायोलॉजी में आप लोगों के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे. ओके. नाउ 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द चैप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन क्लास 12. आईटीपी का सिलेबस होता है आपका क्लास 12 का जो सिलेबस है वही रहता है. ओके. एंड उसमें आप लोगों का जो आई गेस 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है. रिप्रोडक्शन है, देन वी हैव जेनेटिक्स, वी हैव आवर ह्यूमन एंड डिजीजेस वाला एक यूनिट है,
तो ऐसे करके हम लोगों का 5 यूनिट है, हम लोग इन 5 यूनिट को कवर करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, sir. तो हम लोग बेसिकली जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो ऐसा होता है कि हम लोग विल स्टार्ट विद द चैप्टर। हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर हम लोग पूरा थोरली उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्या है कैसा है। ओके, विल गो थ्रू द चैप्टर, उसके हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन एट द एंड ऑफ वन चैप्टर, एक चैप्टर खत्म हो गया, देन विल हैव अ टेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न कि हम एक चैप्टर खत्म करेंगे, विल हैव अ टेस्ट विच इज ऑफ कोर्स लाइक आपका एमसीक्यू जो पैटर्न है उसके ऊपर होगा, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम जो आईटीपी है वो भी एमसीक्यू बेस्ड होता है, राइट। तो आप लोग का हर एक चैप्टर के बाद एक एक टेस्ट होता जाएगा ताकि आप लोग साथ साथ में प्रिपेयर करते रह पाए हर एक चैप्टर से जो भी लाइक, एंड दैट टेस्ट विल हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट विल हैव ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर दैट माइट कम, और उस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, so this is the pattern, and at the end like हम लोगों का जब सारा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा at the end of this course, then we'll have some mock test. I guess 5 mock tests will be provided to you, it may be more. तो वो जो 5 मॉक टेस्ट है उसमें फिर आप लोगों का जितना भी डोमेन सब्जेक्ट है, देन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सबको इंक्लूड करके आपका जो पेपर बनाया जाएगा और आप लोगों को फाइनल एग्जाम से पहले उससे प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, एनी डाउट? No, No, ma'am. ओके, तो अभी तक No, हम ma'am. लोगों का ओके, तो आप लोग लाइक ज़्यादा ये स्ट्रेस मत लीजिएगा। क्लास 12 सिलेबस इज वेरी इजी। आप लोग लाइक अभी शायद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब तक आपने पढ़ा नहीं होगा। तो क्लास 12 बायोलॉजी स्पेसिफिकली इज इजियर देन क्लास 11। आप सबने 11 क्रॉस कर लिया है, तो आपको 11th में जो बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा है उससे इजी है क्लास 12 का बायोलॉजी। ओके, इसमें जितना भी टॉपिक्स है वो थोड़ा नया लगेगा, बट द द मेन जो आप लोगों को पढ़ना है वो पार्ट जो है आपको काफी आसान रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी आप लोगों को ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, दोज आर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फील्ड्स इन बायोलॉजी। अगर आप लोग आगे जाके बायोलॉजी परस्यू करते हैं तो तब भी आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, काफी लाइक आसान है सिलेबस। बस आप लोग थ्रू आउट लाइक जैसा जैसा हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे आप लोग बस उसके साथ साथ पढ़ते रहिएगा। डोंट लेट थिंग पाइल्ड अप। ओके, क्योंकि अगर पाइल अप हो जाएगा तो फिर आपको लास्ट में दिक्कत होगा। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आप लोग भी साथ में कवर करते जाइए, टेस्ट वगैरह दीजिए, तो फिर आपका स्मूथली एट द एंड आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, एंड देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। ओके, so this was about the exam and the pattern in which we are going to study biology। ऐसे करके ही आप लोगों के बाकी डोमेन क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, सब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज द फर्स्ट क्लास, राइट। Yes, sir. हाँ, तो इसके बाद आप लोगों को लाइक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देन Kial. Kialo. आड़ू नहीं कौन हो समर्णिका आपका माइक ऑन है बेटा। कौन है वो कोई बात नहीं, हमसे भी होती थी, हम भी जब ऑनलाइन क्लासेस करते थे हमारी भी माइक ऑन रह जाती थी। ओके, सो एवरीबॉडी बैक हियर। तो अब क्या बोल रही थी मैं कि हम लोग डोमेन क्लासेस जो है वो आप लोगों का प्रॉपर टाइम टेबल आपको दिया जाएगा कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये 3, एंड देन जनरल टेस्ट और जो लैंग्वेज है उसका भी टाइम टेबल बनाया जाएगा। तो अभी तो कुछ प्रॉपर टाइम टेबल शायद आप लोग को दिया नहीं गया है, बट सून सून इनफ इन द नेक्स्ट वीक आई गेस सब कुछ सॉर्ट करके आप लोगों को टाइम टेबल दे दिया जाएगा, एंड देन विल हैव प्रॉपर क्लासेस। ओके, any questions about the exam, about the syllabus, anything? Introductory class है, so you can relax। अभी हम लोग कुछ ज्यादा प्रेशर वाला नहीं करने वाले। Any doubt? मैम Yes, उदय। मैम
वो जो लैंग्वेज है मैम, 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, वो दोनों सेम लैंग्वेज इंग्लिश लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? एक्चुअली दो अलग लैंग्वेज लेना पड़ता है बिकॉज यू हैव सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो दो अलग अलग लैंग्वेज ही लेना होता है। आई एम नॉट श्योर जे कि उसमें लाइक मैंडेट है कि नहीं, बट दोनों अलग अलग लैंग्वेज ही लेना पड़ता है। इफ यू आर चूजिंग वन एज इंग्लिश देन अनदर आपको या तो हिंदी या तो एनी अदर रीजनल लैंग्वेज जिससे आप कंफर्टेबल हो वो लेना पड़ता है। ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? No, ma'am. नथिंग? ओके, सो दिस वाज अबाउट लाइक हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं अबाउट द एग्जाम्स एंड ऑल। एंड अगर आप लोगों को पढ़ते वक्त कुछ भी डाउट्स हो, ओके, मेरा नंबर ग्रुप में है, कोई भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोग कहीं और से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या किसी और सोर्स से आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। मेरे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ओके, एनी एनी क्वेश्चंस, एनी टॉपिक दैट यू आर नॉट गेटिंग, जो आप लोगों को क्लास में समझ में नहीं आया, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपका कुछ लाइक क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है, एग्जाम पेपर्स में डाउट रह जाता है, वो भी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, आई एम लाइक अवेलेबल टू यू, तो यू हैव टू रीच मी, दैट्स द पॉइंट कि मैं तो अवेलेबल हूँ आप लोग का डाउट सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को बस पूछना पड़ेगा। तो डोंट एवर हेजिटेट कि आपको कुछ भी डाउट हो बायोलॉजी डोमेन में, तो प्लीज डू आस्क मी। ओके ओके देन, तो हम लोगों का जो 5 यूनिट है, ओके, विल फर्स्ट स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन यूनिट। आज सब लोग पढ़ने के लिए रेडी है? तो थोड़ा सा आज स्टार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देंगे उस यूनिट का। ओके एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, so just a minute. Yes, sir. I have to change the PPT. Just give me one. Okay. Okay. So सबको दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, ma'am. it is visible. So first we'll start with the reproduction unit. Okay. So इसमें हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है: human reproduction, sexual reproduction in flowering plants. Then we have reproduction in organism and reproductive health. These 4 chapters will cover in this unit. Okay. So first we'll start with human reproduction because ये सबसे like सबसे बड़ा जो चैप्टर है यही है, human reproduction and reproduction in flowering plants. These are the two major chapters. और उसके बाद जो है reproductive health and reproduction in organism, that are smaller chapters. तो वो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Okay. So we'll try to finish each chapter within 4 to 5 days. Then we'll have a practice question section. Like हर एक चैप्टर से मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं, so we'll practice that. Okay, clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So in human reproduction आप लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, then then we'll have to go for embryogenesis, and lastly placental formation and all that. Okay, so we'll start with the male reproductive organ. Okay, ready everyone? Start करें? Yes, ma'am. Okay, Yes. so this is visible.
Okay. So first of all, whenever we talk about reproduction, right? कि जब भी हम लोग reproduction की बात करते हैं, first we have to understand that there are two forms of reproduction. There is asexual reproduction, then there is sexual reproduction, right? Can anyone tell me what is asexual reproduction? In which only one parent is involved. Okay, in which only one parent is involved. Very good. इसमें हम In ये भी हाँ which बोलो. no gamete is formed. In which? Sorry, I couldn't hear you. In which? In Ma'am, which in no which gamete is formed. gametes No involvement is gametes not are there. formed. Yes, very good. So asexual reproduction हम लोग इसी से define करते हैं in which only one parent is required. There is no gamete formation, and what happens? The offspring is similar to the parent. The offspring looks similar to the parent, right? Then what is sexual reproduction? Anyone else would like to answer? Formation of zygote. Formation of zygote. Okay, that is a part of sexual reproduction. Good. And In which both male and female are participating. in which both male and female are participating. Very good. So, what is sexual reproduction? It is the type of reproduction in which both like two parents are required, male and female, and in this gamete formation takes place. So there is formation of male gamete, there is formation of female gamete. जैसा कि हमारे humans के केस में होता है, there are two parents, one female parent, one male parent, and जो gamete formation होता है, that is the male gamete is called what it is called Sperm. sperm, Sperm. and the female gamete is called Egg. Ovum. Ovum. Okay. ovum Ova. or egg, right? Okay. So okay. So now we'll go for the main topic of this chapter, that is क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों का बेसिक आइडिया क्लियर है कि नहीं वो पता कर लेना जरूरी है. लाइक किसी को अगर सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पता, उसके बीच में डिफरेंस नहीं पता, देन वो आगे चैप्टर में कुछ समझ नहीं पाएगा. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एनी चैप्टर, आप कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से पहले जो बेसिक्स चाहिए वो आपका क्लियर है कि नहीं. जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए, जो कि मैंने देखा आप लोगों को पता है, स्टिल हमने एक बार डिस्कस कर लिया. देन गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सबका बेसिक आइडिया होना चाहिए. देन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, बट इन सब का बेसिक आइडिया होने से क्या होगा, आप लोग को ग्रास्प करने में आसानी होगा. ओके ओके. सो विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम से क्या समझ में आ रहा है? दिस इज द सिस्टम विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. द सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन मेल्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. ये कहाँ लोकेट होता है? वेयर इट इज प्रेजेंट? So this is present in the Pelvic region. pelvic region. यहाँ आप लोग सब पीपीटी में देखिए. वेरी गुड. pelvic region. तो यहाँ आप लोग सब देखिए, मैंने लिखा हुआ है it is present in the pelvis region. Okay. Now what does this male reproductive organ include? This male reproductive organ includes accessory duct. Sorry, a pair of testes. A pair of testes means there are two testes. Pair of testes along with accessory duct, glands and the external genitalia. So these are the parts of male reproductive system. कि इन parts से हमारा male reproductive system बना हुआ है. Okay? Any doubts? हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. ये जस्ट इंट्रोडक्शन है अबाउट द टॉपिक. ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. हम लोग डिटेल में सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. देन मैम हाँ बताओ. मैम ये एसेसरी डक्ट्स कौन सा है मैम, इसे आप बता दीजिए मैम. अच्छा एक्सेसरी डक्ट्स में आप लोगों का ये बल्बो यूरेथ्रल डक्ट्स आ जाएगा. देन आप लोगों का ये आई गेस आगे वाले स्लाइड में लिखा हुआ है, लाइक द बल्बो यूरेथ्रल डक्ट्स एंड द प्रोस्टेट डक्ट, जो मतलब देयर आर फ्यू एक्सेसरी ग्लैंड्स. ओके, जैसे
हम लोग का टेस्टिस के अलावा भी देयर आर फ्यू एक्सेसरी ग्लैंड्स, देयर इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब से हम लोगों का इन सब का सिक्रेशन जो है वो भी हम लोगों का सेमेन में इंक्लूड होता है। तो ये जो ग्लैंड से डक्ट्स निकलता है दैट इज कॉल्ड द एक्सेसरी डक्ट्स। ओके Okay, ma'am. ओके, नाउ first we'll move on to the most important part of the male reproductive system, that is the testis. Why it is the most important part? Anyone? Ma'am, spermatogenesis takes place in the testis. Very good. It helps in reproduction. It helps in actually the whole reproductive system helps in reproduction. Yes, anyone is saying anything? Ma'am, it secretes sex hormone. हाँ, okay, it secretes hormone. Okay, आप लोगों ने अब तक बोला it helps in spermatogenesis, then it secretes hormone and it helps in reproduction. So basically the whole reproduction is based upon what? Fertilization. Fertilization of what? Gametes. And gametes कहाँ बनते हैं? In case of male, these gametes are formed in testis. That's why it is an important part of the male reproductive system. क्योंकि जो हमारा main जो component है, that is the gamete, that is sperm. In case of males, the gamete are sperm. तो वो sperm जो है that are being formed in testis by a process called spermatogenesis. हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस, बट अभी आप बस टर्म याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. देन टेस्टिस आल्सो सिक्रीट्स हार्मोन. व्हिच हार्मोन? Androgens like testosterone. Very good. Androgens like testosterone. Okay, clear till this everyone? Yes, ma'am. Okay, so actually I'm turning off my camera क्योंकि मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा लैग कर रहा है आप लोगों का आवाज, आई गेस नेटवर्क इशू की वजह से. Okay, so clear till this? Now we'll go in deep about the testis. Yes. Okay, so this is the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Can anyone tell me why the testis is situated outside the body? Like बहुत Ma'am, common to Low question है. adjust the temperature. temperature for spermatogenesis. Adjusting the low temperature. Okay, इतना सारा आवाज आया बट सबने सही बोला. Okay, एक साथ 3-4 आवाज आया मुझे, बट यस यू आर राइट. लाइक टेस्टिस का मेन काम क्या है कि सॉरी टेस्टिस व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, ये हम लोगों ने शायद क्लास 8 में पढ़ा था. क्लास 8 में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा गया था, एंड इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, कि एक्चुअली टेस्टिस जो है उसमें क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, राइट? मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नहीं हो पाएगा या फिर इफेक्ट होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर. तो टेस्टिस स्क्रोटम जो है वो हमारे बॉडी के बाहर होता है, मतलब इन मेल्स द स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जो कि उसके टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The scrotum helps in maintaining a low temperature of the testis. This is the key point जो आपको याद रखना है. Low temperature कितना लो करता है? About 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature. What is the normal internal body temperature? 37 degree. Someone said very faintly, मुझे सुनाई नहीं दिया. थोड़ा जोर से बोलो. 37 degree. Okay, 37. Okay, Pratik. 37 degree Celsius. Right? Everyone else? या किसी को और कुछ? Yes, ma'am. Yes. So it is 37 degree Celsius. तो हम लोग का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस को इससे कम टेम्परेचर में मेंटेन करने में हेल्प करता है. 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम उसको मेंटेन करता है. ओके,
which is required for what? Spermatogenesis. So this is the whole purpose of having extra abdominal testis. ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल शब्द का मतलब क्या होता है? एब्डोमेन से बाहर, राइट? द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दैट्स व्हाई द टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. सबको दिखाई दे रहा है? Yes. एंड प्लीज फॉरगिव मी Yes, फॉर माय हैंडराइटिंग एक्चुअली. Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है. ओके, अगर किसी को हैंडराइटिंग समझना है आप लोग बोल दीजिए, मैडम वापस लिखिए, मैं लिख दूंगी. ओके ओके. तो नाउ वी गॉट इट कि हमारे ह्यूमंस में क्यों टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोला जाता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. नाउ विल गो टू सम मेजरमेंट कि जो हमारे इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओके, with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of 2 to 3 centimeter. तो बेसिकली इन सब से क्वेश्चन बनता नहीं है, आपसे डायमेंशंस तो पूछा जाता नहीं है, बट याद रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है तो पूछ भी सकते हैं. एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है. एनसीईआरटी इज लाइक अ गॉड बुक, उससे कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपके बोर्ड्स में भी और आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी. ओके, तो ईच लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी इज लाइक, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, गुरुवाणी है. कि बाकी सारा बुक बाद में, एनसीईआरटी को आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ना है, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है. ओके, आगे बढ़े. Yes, ma'am. Okay, now the testis is covered by a dense covering of connective tissue which is called tunica albuginea. You have to remember the name of the tissue and the type of the tissue. तो testis जो है it is covered by a dense covering. So suppose this is our testis, it is covered by a layer of what? Connective tissue. आप लोगों को पता है ना टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 11th में पढ़ा होगा. Anyone? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता तो मैं बता दूंगी, बट एनीवन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी? Ma'am, 3 types of tissues. 3. What are they? Ma'am, epithelial, connective, muscular. No, ma'am, 4 types, and the fourth one is neural. ओके, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैंने तो 4 पढ़ा था, एक हटा दिया क्या एनसीईआरटी से. ओके, so there are in animal body there are 4 type of tissues. okay, 4 type of major tissues जिसके अंदर हम लोगों का बाकी सारा जो है बॉडी पार्ट्स वो क्या बोलते, जो बाकी सारा टिश्यूज है वो उसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है. तो फर्स्ट इज एपिडर्मल, सॉरी क्या बोल रही थी मैं, द 4 टाइप ऑफ टिश्यूज. ठीक है, सो द फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज, देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज, then we have muscular tissues and the last is neural tissues. ठीक है, तो इससे हम लोगों का नाम से ही पता चल जा रहा है, जो हम लोग का एपिथेलियल टिश्यूज है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बॉडी लाइनिंग. ओके, देन कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. लाइक सबसे ज्यादा अमाउंट में जो टिश्यूज प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिस लाइक इसमें हम लोगों का इवन ब्लड भी आ जाता है, ब्लड प्लाज्मा ये सब क्या है हम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू है. ओके श्रुति, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, ठीक है. सो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव मस्कुलर टिश्यू जो कि हम लोगों का ये हम लोग का जो बॉडी मसल्स है उसमें जो टिश्यूज होता है मस्कुलर टिश्यू. देन वी हैव न्यूरल टिश्यू. ओके, न्यूरल टिश्यू कहाँ होता है? हम लोगों का नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें जो टिश्यूज होता है दैट आर न्यूरल टिश्यू. सो दीज आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल. तो हम लोग वापस आ जाते हैं टॉपिक में, हम लोग चले गए थे वापस से 11th में, तो टॉपिक में वापस आते हैं. तो जो टेस्टिस है उसमें एक डेंस कवरिंग होता है ऑफ व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू. और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. तो हम लोग को इसमें क्या याद रखना है?
द नेम ऑफ द टिश्यू दैट इज ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड द टाइप ऑफ द टिश्यू। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। आप लोग को किसी पॉइंट में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप लोग तभी मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, इसलिए मैं हर स्लाइड के बाद मैं पूछती हूँ दैट वी शैल मूव फॉरवर्ड और नॉट, ताकि कुछ डाउट ना रह जाए। ओके, humans have extra abdominal testes as I told you earlier कि humans में कैसा testes होता है? extra abdominal testes। अब इसका हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टिश्यू जो है होता कैसा है कि द टेस्टिस स्टार्ट डेवलपिंग इन द एब्डोमिनल कैनल ड्यूरिंग द 7th month ऑफ gestation। व्हाट इज gestation पीरियड? नो वन। ओके, जेस्टेशन पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना 9 months का, उसी को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ओके ओके मैम। So the testis starts its development in the abdominal canal during the 7th month of gestation। मतलब हम लोग का मतलब 9 months में जो 7th month है, ठीक है, हम लोग का जो फीटल स्टेज जब होता है, ठीक है, तो 7th month में हम लोगों का क्या होता है? टेस्टिस डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इन मेल्स, इन द मेल चाइल्ड। जस्ट a minute, someone wants to join now। ओके, तो स्टार्ट करें वापस। तो 9 मंथ का जो हम लोग का जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें से 7th मंथ में टेस्टिस डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? एब्डोमिनल कैविल में, एब्डोमिनल कैनल में। मतलब टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है एब्डोमिनल कैनल में, बट देन इट डिसेंड्स डाउन टू द स्क्रोटल सैक इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आप में से किसी का माइक ऑन है? आवाज आ रहा है कुछ? ओके, सो द टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? ड्यूरिंग द 7 month ऑफ जेस्टेशन। मतलब हम लोगों का जो प्रेगनेंसी पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड के 9th month में फीटस, अगर वो मेल फीटस है, उसका टेस्टिस डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? एब्डोमिनल कैनल में। अब आप बोलोगे मैम हम लोग का तो आपने अभी पढ़ाया कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, तो टेस्टिस तो एब्डोमेन में डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट जो है वो एब्डोमेन में होता है, बट 7th month में क्या हो जाता है कि जो टेस्ट मतलब डेवलपमेंट के बाद टेस्टिस कहाँ आ जाता है? वो स्क्रोटल सैक में आ जाता है। लाइक दिस इज आवर एब्डोमिनल कैविटी एंड सपोज दिस इज द स्क्रोटल सैक। तो ड्यूरिंग द 7 months ऑफ जेस्टेशन क्या होता है? टेस्टिस के डेवलपमेंट के बाद वो कहाँ आ जाता है? स्क्रोटल सैक में, ठीक है। इट डिसेंड्स डाउन टू द स्क्रोटल सैक इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. So, if the testes fail to descend, then the condition is called cryptorchidism। There are फीमेल टेस्टिस भी बोलते हैं। हाँ, फीमेल टेस्टिस भी बोलते हैं। तुम्हारा ना आवाज थोड़ा सा धीरे आ रहा है, एक जस्ट प्रतीक तुम बोल रहे हो? इसे फीमेल टेस्टिस भी बोलते हैं। ओके ओके, यस। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हेलो? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ना बीच बीच में मुझे ऐसे रिस्पांस देते रहा करो, वरना मुझे लगेगा ना मेरा ये क्या बोलते हैं, मीट से मेरा कनेक्शन टूट गया और मैं अपने आप को ही पढ़ाई जा रही हूँ तब से, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा ओके। यस मैम हेलो मैम बोल दिया करो जब मैं पूछूं। ओके, तो ये टेस्टिस जो है, इफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड, कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है, देयर आर लाइक वेरी फ्यू रेयर कंडीशन है कि कभी कभी क्या होता है, फीटस का जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में नहीं आ पाता है, ठीक है, किसी डिसऑर्डर की वजह से वो नहीं आ पाता है। तो जब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरकाइडिज्म। ओके, क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो ये आप लोगों को ये जो कंडीशन है ये याद रखना है।
कि whenever the testis fails to descend into the abdominal sac, the condition is called cryptorchidism. Okay, next. The scrotum remains connected to the abdominal canal through inguinal canal. अब ये हमारा abdominal canal है, right? ये हमारा abdominal canal है और ये क्या है हमारा scrotum. अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है एब्डोमिनल लाइक स्क्रोटम जो है वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड रहता है, राइट? तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहता है. स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैनल से कैसे कनेक्टेड रहता है? इंग्विनल कैनल के थ्रू. ठीक है, किससे कनेक्टेड रहता है? ये जो कैनल है इसको क्या बोला जाता है? इंग्विनल कैनल. और ये इंग्विनल कैनल में हम लोगों का ब्लड वेसल्स रहता है, नर्व्स रहता है एंड कंडक्टिंग ट्यूब रहता है जिससे हम लोगों का सीमेन जो है वो पास हो, राइट? स्क्रोटम हम लोगों का सीमेन जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो स्क्रोटम में होता है, बट स्पर्म रिलीज कहाँ से होता है? नो वन. स्पर्म फॉर्मेशन के बाद स्पर्म रिलीज भी होना पड़ेगा, राइट? फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्पर्म एंड ओवम को मीट करना पड़ेगा. यस. यस मैम. तो इसीलिए तो हम लोग का स्क्रोटम से स्पर्म्स को हम लोगों को क्या बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैनल में भेजना पड़ेगा, देन वहां से पीनस से वो फिर आउटसाइड में हम लोगों का रिलीज होगा. तो इसके लिए जरूरी क्या है? स्क्रोटम का हम लोगों का कनेक्शन होना चाहिए. किसके साथ? एब्डोमिनल कैनल या फिर पीनस के साथ कनेक्शन होना चाहिए जिससे हम लोगों का वो स्पर्म जो है वो बाहर जा पाए, राइट? तो आप लोग यहाँ देखिए, ये लैग तो नहीं कर रहा ना व्हाटएवर आई एम राइटिंग? नो मैम. ओके. तो ये हम लोगों का स्क्रोटम है. थोड़ा इधर बनाती हूँ. दिस इज द स्क्रोटम एंड हियर वी हैव द एब्डोमिनल कैविटी. इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज इंग्विनल कैनल. और उस इंग्विनल कैनल में क्या क्या रहता है? दैट इंग्विनल कैनल कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, nerve vessels and conducting tube to pass what? The sperms that are being formed in the scrotum. तो scrotum में जो sperm बने हैं उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है ना, उसके लिए conducting tube रहता है, blood vessels रहता है, nerve vessels रहता है and conducting tube रहता है. किसमें? inguinal canal में. क्लियर ये स्लाइड? यस मैम. ओके. बहुत सारा इंफॉर्मेशन था इसमें, तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लाइक अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप लोग को जब ये पीपीटी जो है मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, जब हम लोग का पढ़ना हो जाएगा आई शेयर दिस पीपीटी विथ यू, तो तब आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हैं. ओके. नाउ ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब हम चलते हैं कहाँ? टेस्टिस के अंदर. उसका मतलब जो हिस्टोलॉजी है उस पे चलते हैं. अब उसके अंदर पार्ट पे each testis has about 250 compartments called the testicular lobules, and each testicular lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which the sperms are produced. तो बेसिकली क्या है? टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है जिसको क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल. और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम लोग का क्या है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है. समझ में आ गया सबको? यस मैम. तो ये बेसिकली आप लोग को ये याद रखना है. बायोलॉजी इज अ साइंस जो आप लोग को समझना है. लाइक 50% शायद समझना है और 50% तो आपको याद रखना पड़ेगा. कुछ कुछ चीजें जो है वो आप लोग को एग्जैक्ट फैक्ट से जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा. लाइक द नंबर्स जैसे 250 कंपार्टमेंट, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आप लोगों को ये नंबर से भी पूछ सकते हैं. अगेन एनसीईआरटी का लाइन है तो उठा के पूछ ही सकते हैं. ओके. यस मैम. ओके. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है सबको पता चल गया? टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. नाउ each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cells. तो seminiferous tubule में हम लोगों को 2 टाइप का सेल देखने को मिलता है. क्या क्या देखने को मिलता है? एक होता है हम लोग का मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया.
right? Yes, ma'am. And the other is the Sertoli cells. हम आगे चल के पढ़ेंगे सर्टोली सेल्स का फंक्शन, इसी स्लाइड में है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम लोगों का दो टाइप का सेल होता है। एक होता है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जिससे हम लोग का स्पर्म बनता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ओके। और सर्टोली सेल्स जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सबसे एक ही बच्चा यस मैम बोल रहा है, बाकी सब है तो कि चले गए? Let me see. बाकी सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। तो आप लोग भी थोड़ा रिप्लाई दे दो। चलो, कहीं भी कुछ भी लाइक डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप लोग लाइक फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए whenever you have a doubt प्लीज डू आस्क मी, क्योंकि मुझे वरना नहीं पता चलेगा। मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप लोग यस बोलते जाओगे और फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, डू आस्क मी, ओके। नाउ सो जैसे कि हमने बोला कि दो टाइप का सेल होता है, एक होता है मेल जर्म सेल एंड एक होता है सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल दे अंडरगो meiotic division finally leading to sperm formation. meiotic division क्या होता है? What are meiotic division? Ma'am, reductional division. Very good, reductional division, right? तो रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, मतलब हम लोगों का सपोज जो पेरेंट सेल है वो 2n है, उससे जो हम लोगों का डॉटर सेल्स बना उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। अगर डिप्लॉइड सेल था उससे हैप्लॉइड में हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें हम लोग का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मेयोटिक डिवीजन। एंड माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है, जैसे एन है, पेरेंट सेल में एन है, डॉटर्स में भी क्या है, एन है। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइटोटिक डिवीजन, इसलिए इसको हम लोग ये इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है माइटोटिक डिवीजन को। और हम लोग का मेयोटिक डिवीजन जो है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, हाफ हो जाता है बेसिकली। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, कौन सा डिवीजन होता है? Meiotic. मेयोटिक डिवीजन, ओके ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग का मेयोटिक डिवीजन होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन जाता है, स्पर्म बनता है। आगे चल के हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, ये जस्ट जिस्ट है, आपको याद रखना है। अब आ जाता है सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या क्या है? स्पर्म सेल का फंक्शन तो हमें पता है, स्पर्मेटोगोनिया को आगे चल के डिवाइड करके स्पर्म बनाना है। बट सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है? तो इसका हम लोग को 3 फंक्शन पढ़ना है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो डेवलपिंग स्पर्म्स है, ठीक है, जब लाइक स्पर्म जो है वो बनने के बाद भी उनको लाइक एक डेवलपमेंट पीरियड चाहिए रहता है मेच्योर होने के लिए। तो वो जो डेवलपिंग पीरियड के टाइम पे उसको कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स, ठीक है। So it provides nourishment to the developing sperm. It releases anti-Mullerian factor, anti-Mullerian factor and androgen binding protein. तो दो हम लोगों का सब्सटेंस रिलीज करता है, क्या? दो, बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करता है। एक है हम लोग का एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या होता है? ये मुलेरियन डक्ट को बनने से रोकते हैं। ओके, मुलेरियन डक्ट क्या होता है? एनीवन? किसी ने पढ़ा है मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट? ओके, मैं बता देती हूँ छोटे से जिससे। देखो, हम लोग जब हम लोग लाइक एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं ना, तब हम हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। तब हम लोग का जेंडर डिफाइंड नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, ठीक है, क्रोमोसोम तो हम लोग का फिक्स्ड है, या तो एक्स वाई होगा या तो एक्स एक्स होगा। एक्स वाई हुआ तो मेल, एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, राइट? तो any issues, anyone? नो मैम। Okay, so
होता क्या है कि जब हम लोग का एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हम लोग जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तब दो टाइप का हम लोग का डक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल में होता है। क्या होता है? मुलेरियन डक्ट दैट टर्न्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड मेल्स में होता है वुल्फियन डक्ट, ठीक है। बट अभी मैंने बोला कि जब हम लोग जाइगोट या फिर जो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम लोग कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तब हम लोग का लाइक बॉडी में मेल या फिर फीमेल डक्ट कुछ भी नहीं होता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्रोमोसोम कंस्ट्रक्ट कि हमारे सेल्स में XY है या XX है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये जो डक्ट्स है ये फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। एंटी मुलेरियन फैक्टर जो है ये किस में रिलीज होता है? मेल में। सर्टोली सेल से मेल में रिलीज होता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है? मुलेरियन डक्ट को बनने से रोकता है। मुलेरियन डक्ट क्या है? फीमेल में प्रेजेंट होता है, बट हम लोग जब हर्माफ्रोडाइट होते हैं ना तब ये दोनों डक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है साथ में। ओके, व्हेन वी आर इन हर्माफ्रोडाइट कंडीशन दोनों डक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बट मेल्स में मुलेरियन डक्ट डीजनरेट हो जाता है, फीमेल में वुल्फियन डक्ट डीजनरेट हो जाता है। तो ये जो मेल में मुलेरियन डक्ट डीजनरेट होता है, ये सपोज दिस इज द मुलेरियन डक्ट एंड दिस इज द वुल्फियन डक्ट। तो मेल के केस में वुल्फियन डक्ट जो है वो आगे चल के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। मुलेरियन डक्ट की जरूरत नहीं है, तो वो मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट करने में कौन हेल्प करता है? एंटी मुलेरियन फैक्टर। So it does not let the Mullerian duct to develop. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, Let ma'am. me erase this because I need the space to write things. Okay. So this is a small gist about development. तो कहाँ थे हम? हाँ, Sertoli cells it releases anti-Mullerian factor AMF and androgen binding protein. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नाम से समझ में आ रहा है, इट हेल्प्स इन टेस्टोस्टेरॉन टू डू इट्स फंक्शन। तो दीज आर द टू। मैम नरिशमेंट, हाँ, नरिशमेंट में किसके? मैम वो जो प्रोटीन है नरिशमेंट में हेल्प करता है ना मैम? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यस मैम। एक्चुअली एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है हम लोगों का लाइक नाम से समझ में आ रहा है, एंड्रोजन क्या है? व्हाट इज द एंड्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन मेल? मैम हार्मोन। हाँ, हार्मोन है। तो मेल्स में वो बेसिकली क्या है? टेस्टोस्टेरॉन है, राइट? यस मैम। ओके, तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो है इसके कंसंट्रेशन को लाइक टेस्टोस्टेरॉन या फिर अदर जो एंड्रोजन है, सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, देयर आर टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरॉन और अदर एंड्रोजन जो है इनका हम लोगों को क्या करता है? कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है टेस्टिस के अंदर। दैट इज द वर्क ऑफ द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। लाइक एकदम स्पेसिफिक अगर हम लोग फंक्शन की बात करें। ओके, नरिशमेंट Okay, ma'am. नहीं करता है। नरिशमेंट में आप लोगों का सर्टोली सेल्फ हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरॉन डज नॉट हेल्प इन नरिशमेंट। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड अदर एंड्रोजन इनसाइड द टेस्टिस, क्योंकि इन केस ऑफ मेल टेस्टोस्टेरॉन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पस। तो इसीलिए हम लोग का टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके मैम। ओके, नाउ थर्ड दैट इज क्लियर सेल डेब्रिस प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। मतलब सर्टोली सेल्स जो है इसमें फेगोसाइटिक नेचर में इसका भी होता है, फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक इन नेचर मतलब कि ये जो सेल डेब्रीज है उसको फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? किसी को एनगल्फ कर जाना, दूसरे सेल्स को डाइजेस्ट कर जाना, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो सर्टोली सेल्स में ये फेगोसाइटोसिस का प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है? जो भी सेल डेब्रीज है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जितना भी हम लोगों का वेस्ट निकलता है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले कि जितना वेस्ट निकलता है उसको तो हटाना है ना बॉडी से, क्योंकि वेस्ट अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा तब तो दिक्कत की बात है। तो उस वेस्ट को हटाना, उस डेब्री को हटाने का काम भी किसका है? सर्टोली सेल का है।
So Sertoli cell also clears the debris or the waste that is produced by the developing spermatozoa. ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस बोला जाता है. इसीलिए सर्टोली सेल्स को बोला जाता है कि दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर. समझ में आया? यस मैम. बोर तो नहीं हो जा रहे? हो रहे हो? नहीं मैम. थोड़ा बहुत हो रहे हो. लाइक बायोलॉजी में होता है कभी कभी थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग को पढ़ते जाना है. जैसे फिजिक्स मैथ्स वगैरह क्या है, उसमें आप लोग सॉल्व करते रहते हो तो लाइक कंसंट्रेशन बना रहता है. बट बायोलॉजी में यू जस्ट हैव टू गो थ्रू क्या बोलते हैं, कुछ फैक्ट्स लिखे, आप लोग को उसको पढ़ना है, समझना है. तो एट द टाइम मोनोटोनस हो जाता है, तो बीच बीच में और मैम जब समझ नहीं आता तो मैम नींद भी आता है. हाँ सही बात है. तो वही है कि ये जो बेसिकली जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है ना, जैसे हम लोग को बायोलॉजी क्या है, बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. तो ये सब सब्जेक्ट में ना कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है. तो हम लोग बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसा डिस्कशन करते रहेंगे ताकि आप लोग सो ना जाओ. और मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि लाइक बायोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं बोलूंगी कि इंटरेस्टिंग नहीं है. जिनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा ना, उनको लाइक बहुत स्कोप है. लाइक 12th का बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना. इसके बाद आप लोग को पता चलेगा जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाओगे, कॉलेज वगैरह में, कि दीज आर द चैप्टर्स जो आप लोगों को आगे चल के हेल्प करेगा. ठीक है, तो 12th का बायोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, बट हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ने की, ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे. ओके. ओके मैम. और कहीं पे भी आप लोग को ऐसा लगे कि मोनोटोनस हो जा रहा है, बोरिंग हो जा रहा है, तो आप लोग एक दो क्वेश्चन पूछ दीजिएगा. उससे थोड़ा जो फ्लो है वो ब्रेक होगा. थोड़ा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, फिर वापस चलेंगे. ठीक है. तो बेसिकली टीचिंग जो है ना, वो 2 वे प्रोसेस है. मैं सिर्फ पढ़ाती जाऊंगी, आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, वैसे नहीं चलेगा. मैं पढ़ाऊंगी, आपको सुनना है, आपको इंटरेक्ट करना है. वरना ये फिर तो इसकी तरह हो जाएगा, यूट्यूब की तरह हो जाएगा कि सामने से बंदा बोल रहा है और आप बस सुनते जा रहे हो. राइट. तो यू हैव टू इंटरेक्ट विथ मी. कहीं पे कुछ डाउट हो पूछ लीजिए, कहीं पे कुछ समझ में आ गया, कुछ नया चीज आपको पता है वो बता दीजिए. तो एवरी थॉट इज वेलकम हियर. ओके, तो आगे बढ़े. अ बिट ऑफ चेंज. सबका वापस ध्यान आया? यस मैम. ओके. तो कहाँ थे हम लोग? अब तक हमने पढ़ा सर्टोली सेल्स के बारे में. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ कि जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेडी सेल्स के बारे में. चलो. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ठीक है, कि हम लोग का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है, जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम में देखिए यहाँ पे, तो दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट. दीज आर द सर्टोली सेल्स. ये हम लोग का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ये इसके बाहर जो स्पेसेस है, रेड कलर का स्पेस दिख रहा है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस. और उसमें क्या रहता है? इंटरस्टिशियल सेल्स. अब it contains small blood vessels and interstitial cells और Leydig cells. तो ये जो स्पेस है, ये जो हम लोगों का बीच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस. और उसमें कौन सा सेल रहता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर उसको हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है. और लेडिक सेल्स का काम क्या है? इट सिंथेसाइज और सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन. तो हम लोग जो एंड्रोजेंस की बात करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सिंथेसाइज करना किसका काम है? लेडिक सेल्स का. क्योंकि हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के दोनों सेल्स पढ़ लिए, राइट. एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोली सेल्स. दोनों में से कोई भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करता. तो फिर टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में आता कहाँ से है? तो वो आता है लेडिक सेल से. ठीक है. तो दीज लेडिक सेल प्रोड्यूस एंड सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर एंड्रोजन. सारे एंड्रोजन. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूछ लेते हैं कि द टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय. इतना इजी तो नहीं पूछा जाएगा, कहीं मैच द फॉलोइंग में दे दिया, कहीं लाइक चूज द करेक्ट ऑप्शन में दे दिया.
अच्छा, एक और बात मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो ये एनटीए जो है ना, इट इज वेरी गुड विद इट्स क्वेश्चन मेकिंग, ठीक है। तो आप लोगों को जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बहुत कम ही आएंगे। जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि लाइक, जैसे मैंने अभी बोला टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आप एनटीए से कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लास्ट ईयर का भी अगर आप लोग पेपर देखेंगे आईटीईपी का, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है उन्होंने या तो लाइक दे गिव यू इन मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स, दे गिव यू इन चूज द ऑड वन आउट फॉर्म, या फिर अरेंज, जो अरेंजमेंट होता है कि आपको 6 पजल्ड वे में आपको कोई पाथवे दे दे और बोलेगा उसको अरेंज करो। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा दैट वुड बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक दैट वुड बी फ्रॉम द, बोलते ना आपको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा उस डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और हम लोग जो क्वेश्चंस देंगे, लाइक मैं जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी उसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि देर आर वेरी लेस चांसेस कि एनटीए से आपको जो आईटीपी का जो भी क्वेश्चंस बनता है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो ज्यादातर वो लोग लाइक मैच द फॉलोइंग या फिर इस टाइप का क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा पैटर्न। तो इसीलिए हर एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा, ओके। और लाइक गिव इम्पोर्टेंस टू द स्मॉलर डिटेल्स, क्योंकि कभी कभी लाइक वही स्मॉल डिटेल्स से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके। ओके मैम। ओके, चलो, ओके। नाउ विल गो टू द पाथवे ऑफ स्पर्म। पाथवे ऑफ स्पर्म, ये हम लोगों को लाइक जो स्पर्म के बनने के बाद उसका जो रिलीज होता है, स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द पीनस इनटू द यू नो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो रिलीज है स्पर्म का, इसका पाथवे क्या है, ठीक है। कि स्पर्मेटोगोनिया से बना हम लोग का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर तक कैसे जाएगा, वो पाथवे हम लोग को पढ़ना है। तो वो पाथवे क्या है, सबसे पहले आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटेटेस्टिस। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, लाइक देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। आप लोग को ये पाथवे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से आप लोग याद रखें तो भी हो सकता है, बट ये डायग्राम लाइक इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर, ओके। तो इससे बेहतर है आप लोग लाइक पाथवे ही पूरा याद रख लीजिए। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से कहा जाता है वासा डिफरेंशिया, then epididymis, then vas deferens, ejaculatory duct and urethra. This is the pathway. तो अब इससे क्वेश्चंस कैसा बन सकता है, ये आप लोग को ABCD करके दे देंगे, ठीक है। A सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, B वासा डिफरेंशिया, D यूरेथ्रा, ऐसे करके आपको जम्बल्ड वे में दे देंगे और बोलेंगे अरेंज करो, ओके। तो इसीलिए आप लोग को ये पाथवे याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से रेटेटेस्टिस, देन वासा डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कौन सा होता है, ये देखो यहाँ से हम लोग डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। सी हियर, सबसे रेटेटेस्टिस, ओके, देन वी हैव वासा डिफरेंशिया, देन वी हैव एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद वो कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में, मतलब ये वाला जो डक्ट है, ओके। तो वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद वो कहाँ आ जाता है, वास डिफरेंस के बाद इट कम्स इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट या फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट से उसके बाद कहाँ जाता है, यूरेथ्रा। तो यहाँ से देन इट कम्स आउटसाइड। क्लियर द पाथवे? यस मैम। ओके, तो आई गेस दिस इज इट। आज ज्यादा प्रेशर नहीं देते आप लोगों को, इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट we'll discuss in the next class that I guess that might be, एक minute, I guess that might be tomorrow। तो हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इट विल टेक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज क्वाइट अ बिग चैप्टर, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा हम लोगों को, at least 4-5 days it will take to complete, then we'll discuss the question।
तो मैंने जितना भी पढ़ाया, आज तो ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो उतना प्रेशर का बात नहीं है। आप लोग थोड़ा-थोड़ा रीडिंग स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी आई गेस सबके पास है? है मैम। हाँ, तो आप एनसीईआरटी से रीडिंग स्टार्ट कीजिए। आप लोग के स्कूल में भी काम आ जाएगा। आप लोग जितना चैप्टर्स कंप्लीट करके रखोगे, आप लोग के स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बेहतर है, राइट? तो बस वही थोड़ा बहुत आज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा अभी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग बस रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि क्लासेस आप अगर मिस करेंगे तो फिर आप लोग को कनेक्ट करने में दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में। बिकॉज़ हम लोग 4 to 5 डेज में हम लोग एक चैप्टर खत्म कर देंगे इफ इट इज़ अ बिग चैप्टर। तो अगर आप लोग एक-एक एक दो क्लास अगर आप लोग का मिस हो जाता है, तो आप लोग को वो कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। हालाँकि विल प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डेड वीडियो, जो ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप लोग को कभी क्लास मिस करना पड़ा, तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाना। प्लीज गिव मी सम फीडबैक, एनी improvement if I have to make. Anyone? No? Everyone is fine with my teaching? यस मैम। ओके, तो कहीं पे भी इन फ्यूचर, आज तो आप लोग को चलो अच्छा लगा, गॉड ग्रेस। इन फ्यूचर अगर आप लोग को कहीं भी ऐसा लगे कि मैम आपका पढ़ाने का टेक्निक समझ में नहीं आ रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमें समझ नहीं आया, आप मुझे बताइए। आई ट्राई विथ सम डिफरेंट अप्रोच, कि एक टॉपिक को पढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा तो बताइएगा, हम नए अप्रोच से स्टार्ट करेंगे, शायद तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, so that's it for today. I'll see you in the next class. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Welcome.